गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल ई केमिस्ट्री एकेडमी में। और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गो टू द चैनल, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आज की क्लास का शुरुआत करने से पहले आपको एक छोटी सी मोटिवेशनल शायरी सुनाता हूँ। तो अर्ज किया है कि भले तुम न बदलो मगर जमाना बदल रहा है। भले तुम ना बदलो मगर जमाना बदल रहा है। गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, गुलाब पत्थर पे खिल रहे हैं, चिराग आंधी में जल रहा है। अब बस यही जोशो जुनून मेरा है, अब बस यही जोशो जुनून और ख्वाब मेरा है। मैं वहां पे चिराग चिराग जला दूं जहां सच में अंधेरा, जहां सच में अंधेरा है। तो चलिए इसी जोश और जुनून के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में बच्चों मैंने आपको सिखाया था कि कोई भी कंपाउंड के अंदर हम लोग सिमेट्री कैसे चेक करते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री सिखा दिया था, सेंटर ऑफ सिमेट्री सिखा दिया था, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी आपको सिखा चुका था और ये भी बता चुका था तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं। तो वो कंपाउंड जिनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री अब्सेंट होती है लेकिन कायरल कार्बन मौजूद होता है, ऐसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। चलिए उसमें फर्दर प्रोसीड करता हूँ। मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताता हूँ कि अलग अलग तरीके की कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या होते हैं। तो अगला टॉपिक है अपना कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन जो होता है बेटा वो ध्यान से देखेंगे। एक कॉन्फ़िगरेशन है हमारा जिसको हम बोलते हैं आर एस कॉन्फ़िगरेशन और दूसरा कॉन्फ़िगरेशन है हमारा डी एल कॉन्फ़िगरेशन। इस दोनों टाइप के कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ने के लिए हमें एक बेसिक चीज का नॉलेज होना कंपलसरी है और वो है डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो अलग अलग स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी हैं जिनमें हमें ये आर एस कॉन्फ़िगरेशन और डीएल कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई करना है। वो डिफरेंट टाइप की स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो ध्यान से देखना। स्ट्रक्चर की बात करें तो एक स्ट्रक्चर होती है हमारे पास जिसको हम कहते हैं वेज डैश स्ट्रक्चर और इसका जे मेंस और जे एडवांस में काफी यूज है। एज वेल एज नीट में भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको इसका नॉलेज होना कंपलसरी है। तो चलिए मैं बात कर रहा हूँ वेज डैश स्ट्रक्चर की। व्हाट इज वेज डैश स्ट्रक्चर, इसको भी हम आगे देखेंगे। दूसरा क्लासिफिकेशन है फीचर स्ट्रक्चर, फीचर स्ट्रक्चर और थर्ड हम पढ़ते हैं शॉहॉर्स प्रोजेक्शन, शॉहॉर्स प्रोजेक्शन। बेसिकली वेज स्ट्रक्चर, शॉहॉर्स प्रोजेक्शन और एक फोर्थ नंबर पे आता है हमारे पास न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन। तो इन स्ट्रक्चर को हम लोग प्रोजेक्शन फार्मूला भी कहते हैं, प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज। तो मैं वन बाय वन एक चीज आपको समझा रहा हूँ। व्हाट आर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, व्हाट आर वेज स्ट्रक्चर, व्हाट आर डैश स्ट्रक्चर, व्हाट इज हॉर्स प्रोजेक्शन एंड व्हाट इज न्यूमैन प्रोजेक्शन। ये अलग अलग प्रोजेक्शन के बारे में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। एक एक चीज आप ध्यान से देखोगे और समझने की पूरी कोशिश करोगे। चलिए एक एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा बेटा वेज डैश स्ट्रक्चर, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन की नेमिंग करने के लिए हमको वेज डैश स्ट्रक्चर का नॉलेज होना कंपल्सरी है। तो सबसे पहले मैं लेता हूँ यहाँ पे वेज डैश प्रोजेक्शन। व्हाट इज वेज डैश प्रोजेक्शन? ठीक है, किसी भी कायरल कंपाउंड को हमें पता है कि कोई भी कायरल कंपाउंड होगा तो कार्बन के साथ कम से कम यहाँ पे टोटल 4 ग्रुप एडेड होंगे। कितने ग्रुप एडेड होंगे अपने पास? 4 ग्रुप एडेड होंगे। बताता हूँ मैं आपको कैसे। इस तरीके अगर ये कार्बन कायरल है तो टेट्राहेड्रल मैनर में इसमें 4 ग्रुप लगे हो, 1 2 3 4, जस्ट बिल्कुल ट्राइपोड की तरह। ट्राइपोड में क्या होता है, 3 एंड तो आपको दिखेंगे नीचे जमीन पे और एक एंड आपको ऊपर दिखाई देगा, तो बिल्कुल इस मैनर में जुड़े हो। यानी टेट्राहेड्रल में अगर कोई कार्बन है तो उसमें ग्रुप मान लेते हैं ए बी डी और ई। ये कार्बन के 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं। इन्हीं 4 ग्रुप को अपने को वेज डैश फॉर्म में लिखना होता है। वेज डैश फॉर्म में जो लिखते हैं उसके पीछे जो लॉजिक होता है
तो कुछ ऐसा होता है, जो लॉजिक है इसके पीछे, वेजडेस के पीछे, वो कुछ ये है कि अगर ये टेट्राहेड्रल मेथड में तो किसी दो एटम को आप इस प्लेन में ले लो। अगर दो एटम को आप इस प्लेन में लोगे तो होगा क्या, आपको एक एटम प्लेन के इधर दिखाई देगा और एक एटम प्लेन के दूसरी साइड दिखाई देगा। यानी अगर मैं ऐसे दिखाऊं आपको, तो एक प्लेन जो है, एक जो एटम है वो इसके प्लेन के बाहर के साइड है और एक एटम जो है प्लेन के पीछे के साइड है। ठीक है, इस मैनर में ये लगे रहते हैं ऐसे। तो एक आपको सामने सामने दिखाई दे जाएगा और एक आपको पीछे दिखाई देगा, जो अभी आप नहीं देख सकते। तो इसको मैं बोर्ड पे अगर ड्रॉ करूं, तो जो लाइंस आपको प्लेन में चली गई, मान लो कि ए वाली लाइन और ई वाली लाइन प्लेन में चली गई, तो एक लाइन ऐसी होगी जो प्लेन के बाहर होगी और एक लाइन ऐसी होगी जो प्लेन के पीछे होगी। जो प्लेन के बाहर होती बेटा, उसको हम लोग ऐसे शो करते हैं, वेज लाइन से। ये काफी सॉलिड लाइन होती है जो हमको दिखाई देती है आंख के सामने। तो मान लो कि बी जो है सॉलिड लाइन पे, और यहाँ पे जो के पास बी है वो इस प्लेन के पीछे की तरफ है। तो प्लेन के पीछे वाली लाइन को हमने क्या दिया, डैश लाइन पे। जो वाईफाई का साइन होता है वैसी एक लाइन बनाते हैं और उस पे हम लोग ये लिखते हैं। तो क्या मतलब हुआ, कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा कि ए सी और ई एक ही प्लेन में है। ये तीनों क्या है, इस बोर्ड के प्लेन में है। जो डी वाला है वो ऐसे इमेजिन करो कि डी वाला ऐसे प्लेन के बाहर की तरफ है ना, और जो सॉरी बी वाला प्लेन के बाहर की तरफ है, और जो ये डी वाला है ना, ये इस बोर्ड के प्लेन के पीछे की तरफ है, बोर्ड के प्लेन के पीछे की तरफ है। ये इसका प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे क्या करना अपने को। कार्बन को प्लेन में रख दिया, कॉपी के प्लेन में रख दिया, ए और ई को भी कॉपी के ही प्लेन में रख दिया। डी वाला हमारा आउट ऑफ प्लेन आया क्योंकि ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, सॉलिड लाइन हमारी आंखों को बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है, और ये डैश लाइन हमको दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे ये बोर्ड जो है इसके पीछे की तरफ। तो आप ऐसे इमेजिन करो कि दो लाइन तो ऐसे हो गई, बिल्कुल ये ऐसे प्लेन में हो गई, और एक लाइन बिल्कुल ये ऐसे आपके सामने, और एक लाइन बिल्कुल पीछे जो आपको दिखाई नहीं दे रही। ऐसे आपको बिल्कुल क्लियर होगा, एक लाइन आपके सामने दिख रही है, ये बोर्ड के प्लेन में, यहाँ कार्बन बोर्ड, और एक लाइन आपको दिखाई नहीं दे रही है, उसी को मैंने डैश लाइन पे शो कर दिया। तो एक तो हो गया हमारा वेजलेस फॉर्मूला। आई होप आप समझ चुके होंगे इस चीज को। बेटा अगर आप अभी तक कॉपी नहीं कर रहे हो तो जो भी चीजें बोर्ड पे लिखी है उसको कॉपी और पेन उठाओ और इसको कॉपी करना स्टार्ट करो। एक एक चीज का नोट्स बनाना कंपल्सरी याद। नेक्स्ट में बात कर रहा हूँ फिशर फॉर्मूला। सेकेंड हमारे पास है फिशर स्ट्रक्चर को अच्छा, अगर अभी तक के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हो तो पहले आप पुराने वीडियोस देख लें। ये लेक्चर ऑलमोस्ट मैंने 7-8 लेक्चर पढ़ाए हुए हैं, वो लेक्चर्स जरूर देखें, उसके बाद ये वीडियो पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। फिशर स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, फिशर स्ट्रक्चर है हमारे पास कुछ है। फिशर स्ट्रक्चर में एक प्लस का साइन बना देते हैं, और प्लस के साइन पे यहाँ जो ये पोजीशन का इस पे एज्यूम करते हैं कार्बन, और यहाँ पे ग्रुप लगा देते हैं ए बी। ये वही कार्बन है जो भी हमने रिप्रेजेंट किया था ना, ये वही कार्बन है, उसी को एक रिप्रेजेंट करने का अलग तरीका हो। ध्यान से देखिए, जो टेट्राहेड्रल कार्बन था उसी को रिप्रेजेंट करने का एक अलग तरीका हो गया। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये तो टेट्राहेड्रल है, यानी 3D की स्ट्रक्चर है, और आप यहाँ पे जो दिखा रहे हो वो 2D में ड्रॉ कर रहे हो, तो ये कैसे पॉसिबल। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, क्योंकि ये फिशर फॉर्मूला होता ही इसी काम के लिए है कि किसी 3D वाली स्ट्रक्चर को 2D में रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। 3D वाले स्ट्रक्चर को हाउ टू रिप्रेजेंट अ 3D स्ट्रक्चर इन 2 डायमेंशन। तो फिशर फॉर्मूला क्या है, 3D की स्ट्रक्चर को 2D में रिप्रेजेंट करने का तरीका है। कैसे, वो ध्यान से देखिए। एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे जो सेंटर है वहां पे कार्बन मान लिया जाता है, और ये जो दोनों लाइन होती है इनको माना जाता है कि ये लाइन क्या है, एबव द प्लेन। These both lines are above the plane, इसलिए मैंने इसको वेज में लिखा। और यहाँ पे जो लाइन आती है, यहाँ पे जो लाइन्स आती है ऊपर वाली, वो डैश पोजीशन पे, और ये वाला भी क्या है, ये वाला भी डैश पोजीशन। मीनिंग में समझा रहा हूँ बी और बी। इसको बेटा अगर 3D में आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। अच्छा, अभी मैंने आपको वेज डैश समझाया। वेज डैश में मैंने बोला था ये लाइन मतलब प्लेन के बाहर आती है, और ये डैश वाली लाइन प्लेन के
पीछे की तरफ, ये बोर्ड के पीछे की तरफ, ठीक है। और ये बुक में बोर्ड, ये बुक में बोलो या बोर्ड बोलो, फिर इसके बाहर की तरफ। अब मैं दिखा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखना जरा। ये हो गई आपकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, राइट। फिशर ने क्या बोला वो समझाता हूँ मैं। ये हो गई आपकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अगर मैं इसको ऐसे कुछ रिप्रेजेंट कर, ध्यान से देखना, मैं इसी स्ट्रक्चर को रोटेट कर रहा हूँ, कहीं भी रोटेट कर, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे रोटेट कर दिया। तो बेटा अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कर दूंगा तो आपको ऐसा नहीं दिख रहा है कि दो लाइन जो है वो आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। ये दोनों लाइन, ये दोनों लाइन किधर दिख रही है आपको, आपकी तरफ आती हुई। इस लाइन को देखो, ये लाइन किधर जा रही है, पीछे की तरफ जा रही है। ये लाइन किधर जा रही है, पीछे, मेरी तरफ आ रही है, मतलब किधर जा रही है, पीछे की तरफ। ऐसे देखो, ऐसा लग रहा है कि ये दोनों लाइन आपके बिल्कुल आंख में जा रही है, और ये लाइन पीछे की तरफ भाग रही है, और ये लाइन भी किधर भाग रही है, पीछे की तरफ भाग रही है। यानी ये जो दो लाइनें हैं ये सामने दिख रही हैं, मतलब आपकी तरफ आते हुए, और ये दोनों लाइनें आपसे दूर जाते हुए। दूर जाएंगे तो कहाँ पे आ जाएंगे, डैश डैश वाली लाइन क्या करेंगे। और ये आपकी तरफ आ रही है, मतलब आउट ऑफ द प्लेन आ रही है, और आउट ऑफ द प्लेन आ रही है मतलब बाहर की तरफ। तो आपको कैसे एज्यूम करना है किसी भी फिशर स्ट्रक्चर को, वो ध्यान से समझिए। ये दोनों लाइन को पकड़ो और खींच दो बाहर की तरफ, तो ये दोनों कहाँ पे आ जाएंगी, बेस लाइन पे। और इसको मुक्का मारो तो ये किधर जाएगा, पीछे की तरफ। इसको भी मुक्का मारो, ये किधर जाएगा, पीछे की तरफ। तो ये बोर्ड के पीछे चला जाएगा। तो ये वाली वर्टिकल लाइन होती है वो बोर्ड के पीछे चली जाती है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो बोर्ड के बाहर चली जाती है। यानी कार्बन जो होता है सेंटर में होता है, लेकिन जो उस पे लगे हुए चारों ग्रुप हैं उसमें से दो आउट ऑफ द प्लेन और दो चले जाते हैं बिगिन। ये तरीका होता है इसको रिप्रेजेंट करने का। दिस इज द मेथड टू रिप्रेजेंट फिशर स्ट्रक्चर। आई होप आपको फिशर भी समझ में आ गया होगा, वेज डैश भी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। शॉहर्ट्ज और न्यूमैन प्रोजेक्शन की डिटेल में चर्चा हम आगे करेंगे जब इनकी रिक्वायरमेंट होगी, अभी इनकी डिटेल में चर्चा नहीं कर रहे। तो ये दो मैंने आपको समझा दिया। अब मैं इनका सिखाऊंगा आपको आरएस कॉन्फ़िगरेशन एज वेल एज डीएल कॉन्फ़िगरेशन। तो दोनों कॉन्फ़िगरेशन में समझा रहा हूँ वन बाय वन, ध्यान से देखेंगे। प्रोजेक्शन फॉर्मूले हमने सीख लिए, चार तरह के प्रोजेक्शन फॉर्मूले हैं, वेज डैश, फिशर, शॉहर्ट्ज और न्यूमैन प्रोजेक्शन। अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ टू राइट आरएस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फिशर स्ट्रक्चर। तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगी, आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर स्ट्रक्चर। फिशर स्ट्रक्चर में आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे। सबसे पहले हम रूल लिखेंगे, बेटा ध्यान से देखेंगे। रूल इसका क्या है, कार्बन स्पाइरल। कार्बन कैसा होना चाहिए, आरएस लिखने के लिए कायरल होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, यूज सीआईटी रूल एंड डिसाइड प्रायोरिटी ऑर्डर। और ये प्रायोरिटी ऑर्डर आपको सेट करना है 1 2 3 4, चारों जो ग्रुप लगे हैं उनके प्रायोरिटी ऑर्डर हमको 1 बाय 1 करके लिखना है। चारों ग्रुप्स के प्रायोरिटी ऑर्डर हमको लिखना है जो कार्बन से is first. If 4 number group is on dash position, 4 नंबर वाला अगर हमें डैश पोजीशन पे मिल जाए तो हमें क्या करना है, मूव 1 to 2 एंड 2 to 3। 1 से कहाँ पे जाएंगे, 2 पे जाएंगे, 2 से कहाँ पे जाएंगे, 3 पे। 1 से 2, 2 से 3 अगर गए और हमको, हम अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं उस केस में स्ट्रक्चर आर होगी। कैसी होगी, आर। आर देखो जब हम आर ड्रॉ कर रहे हैं तो सबसे पहले क्लॉकवाइज घूम रहे बेटा, इसकी स्ट्रक्चर कैसी मानी जाएगी, आर। और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो ये स्ट्रक्चर एस होगी। जब एस बनाते हैं तो पहले कैसे घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर, शुरुआत में एंटी क्लॉकवाइज मूव कर। और जब आर स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो किधर मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो है ना बिल्कुल इजी सा, क्लॉकवाइज तो आर आएगा और एंटी क्लॉकवाइज आया तो एस आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, सीआईटी रूल अभी लगाओ। और अगर 4 नंबर वाला ग्रुप डैश पोजीशन पे है तो उसके लिए क्या करो, 1 से 2 जाओ, 2 से 3 जाओ। और इस तरीके से अगर क्लॉकवाइज मिले, क्लॉकवाइज तो आर है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज मिले तो ऐसे। बहुत ही सिंपल है। चलिए ट्राई कर लेते, एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे और हम सीखेंगे कि हमें आरएस कॉन्फ़िगरेशन करना आता है
या नहीं करने आता। और ये जो नोट मैंने लिखवाया आपको, ये जरूर लिखिए, आपके नोटबुक में इसको जरूर लिखिए कि क्या लिखवाया मैंने आपको बोर्ड पे। तो नोट साथ के साथ लिखते रहना कंपल्सरी। चलिए एक स्ट्रक्चर का मैं एक स्ट्रक्चर मैं आपको दे रहा हूँ और उसमें आप थोड़ी सी बताओ कि वो आर है या एस। तो स्ट्रक्चर है आपके पास, हमें कौन कहाँ लगा है वो नहीं देखना, बस ये देखना है 4 नंबर पर डैश पे है। सीआईपी करें तो जो सबसे डाउन सबसे ज्यादा हो उसको प्रायोरिटी 1 मिले तो ये 1 हो गया। इसके बाद इकोनॉमिक नंबर कौन किसका है, सीएल का 2 हो गया। उसके बाद क्लोरीन का 3 और हाइड्रोजन का 4। क्योंकि 4 नंबर पे हमारा डैश पोजीशन है, इसलिए बताने का तरीका आपको पता है कहाँ से कहाँ जाना है। पहले वो आ जाएंगे 1 से जाएंगे 2 के पास, 2 से जाएंगे 3 के पास। 1 से 2 से जा रहा है तो ये ऐसे मूव कर रहा है, और अगर ऐसे मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है उसको एस पे, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये एडवांस में जीमेल्स में आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको पता चलेगा वहाँ पे पूछा हुआ है, और वहाँ पे आप तभी बना सकते हो जब आप वहाँ पे पढ़ो। चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूँ और आप सोच करके बताइए आ रहे हैं ये ऐसे। इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी आप होमवर्क इसको बोल देता हूँ, और होमवर्क 1 के नाम से बनाइए। क्या क्वेश्चन नंबर स्टार क्वेश्चन लगा दे रहा हूँ, स्टार क्वेश्चन लिखूँ और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अभी आप वीडियो को पॉज करिए, रुकिए और आंसर लिखिए, और उसके बाद चेक करिए कि आपका आंसर सही है कि नहीं है जब मैं एक्सप्लेन करूँगा। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसी चीज़ को ध्यान से लिखिए। अगर आप नहीं सॉल्व किए हो खुद से पेपर जरूर सॉल्व करो, और फिर कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखना। तो यहाँ पे देखिए इसका नंबरिंग करें तो ये 1, ये 2 और ये 3। प्रायोरिटी क्लोरीन का एटॉमिक मास सबसे ज्यादा, देन ऑक्सीजन का, देन कार्बन, हाइड्रोजन का सबसे कम, तो इसके 4 नंबर। 1 से कहा जाएगा, फिर से 2 जाएंगे, फिर से कहा जाएगा एंटी क्लॉकवाइज आएगा, इसके कहा जाएगा आगे ये स्ट्रक्चर भी ऐसा। तो इस तरीके से हम आसानी से कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अगर 4 नंबर वाला बेस पोजीशन है तो 1 से 2 से 3 जाएंगे, अगर क्लॉकवाइज है तो आर, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो ऐसे स्ट्रक्चर को एस माना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक अगला देखिए, पेज 2, पेज 1 था, ये पेज 2। If the 4 number is not on dash position, अगर 4 नंबर वाला डैश पोजीशन पे नहीं है तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या ये क्वेश्चन टफ हो गया, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल टफ नहीं है। कैसे, वो ध्यान से देखिए। 4 नंबर वाला अगर डैश पोजीशन पे नहीं है तो क्या करेंगे, एक्सचेंज 4 नंबर डैश पोजीशन एंड 3 नंबर एंड जो भी रिमेनिंग 2 ये टीचर, बाकी जो 2 बचेंगे उनको भी क्या करना, आप आपस में एक्सचेंज कर देना। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखेंगे। एक्सचेंज करने का तरीका, जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन है, इधर मान लो लगा है CH3 और इधर लगा है हमारे पास Br, और इधर लगा है हमारे पास Cl, और इधर लग गया हमारे पास 2। अब ध्यान से देखेंगे, नंबरिंग करते हैं तो हाईएस्ट मिलेगा ब्रोमीन 2, ब्रोमीन 3 और ये जाएगा 4। अब ध्यान से देखो, क्या 4 नंबर डैश लोकेशन पे है, क्या 4 नंबर जो आ रहा है वो डैश पोजीशन पे है। ये 4 नंबर आ रहा है और ये डैश पोजीशन, क्या 4 नंबर डैश पोजीशन पे है, आंसर इज नो। तो हम क्या करेंगे, 2 और 4 को आपस में एक्सचेंज करेंगे। तो अगर 2 और 4 को आपस में एक्सचेंज करेंगे तो 2 को भेजना पड़ेगा ऊपर, तो 4 ऑटोमेटिकली आ जाएगा नीचे। 2 गया इसकी जगह, तो ये गया इसकी जगह, रिमेनिंग 2 कौन से बचेंगे, इनको आपस में एक्सचेंज करो। 1 को भेजो इधर और 3 को भेज दो, ये जो नंबर इधर से क्या उसको इधर भेज दिया, इधर वाले को इधर भेज दिया, और इन दोनों को आपस में एक्सचेंज करो। अब फिर से क्या करेंगे, 1 2 3 करेंगे। तो 1 2 3 करते हैं तो क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो क्लॉकवाइज बना आर बनाते हैं, पहले क्लॉकवाइज मूव करते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे क्या, आर। तो इस तरीके से हम आसानी से आर और एस कॉन्फ़िगरेशन किसी भी बेस स्ट्रक्चर में कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये हमने बेटा सीख लिया आरएस स्ट्रक्चर किस प्रकार से करेंगे हम किसी भी वेज डैश स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है ना आसान सा बिल्कुल। तो आपने प्रोजेक्शन फॉर्मूला सीख लिया, आपने आरएस कॉन्फ़िगरेशन करना सीख लिया किसी भी वेज डैश स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो आपके लिए और छोटा सा क्वेश्चन मैं दे दे रहा हूँ और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करो कि आपका आंसर क्या है। तो आपके लिए जो क्वेश्चन है, इधर लगा दिया क्लोरीन, इधर लगा दिया COH, इधर लगा दिया अल्डिहाइड और इधर लगा दिया मैंने क्लोरीन। तो ये क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करें। ये आपके लिए क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर मैं बोल दे रहा हूँ आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 2 है जिसका आंसर आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 1 वो था जिसका आंसर आपको करना था। वीडियो को पॉज करिए और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और इसके बाद जैसे मैं एक्सप्लेन करूँ तो उसके बाद देख करके अपना आंसर भी मैच कराइए कि आपने आंसर सही लिखा है या गलत लिखा है। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ जरा इसको कि इसका आंसर क्या आएगा। तो नंबरिंग करते हैं जरा। तो नंबरिंग सबसे हाईएस्ट किसको मिलेगी, इधर कार्बन जब क्लोरीन, जब क्लोरीन तो क्लोरीन तो नंबर 1 मिल जाएगा, क्लोरीन को मिलेगा नंबर 2, इसको मिलेगा 3 क्योंकि दो ऑक्सीजन है, इसके साथ एक ऑक्सीजन है तो इसको मिलेगा 4। और अगर इसमें ध्यान से देखें तो 4 नंबर पे डैश पोजीशन नहीं है तो 4 नंबर वाले को चेंज करो इसके साथ, इन दोनों को आपस में एक्सचेंज और रिमेनिंग टू को आपस में एक्सचेंज, इनको आपस में एक्सचेंज करें तो 4 नंबर की जगह 1 नंबर की जगह आ गया 4 नंबर, तो 4 नंबर की जगह चला गया 1 नंबर, 3 जाएगा ऊपर की तरफ और 2 आएगा इसकी जगह। अलग से हम नंबर लिख देंगे, बगल में लिखा करेंगे नंबर और उनको एक्सचेंज करेंगे। अब 1 2 3 जाए तो ये कैसा आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है एस। तो अगर आपने कमेंट बॉक्स में एस लिखा है इसका मतलब आपने आप समझ चुके हो, आपका आंसर करेक्ट है। तो अगर आपने आर लिखा है इसका मतलब अभी तक आप नहीं सीखे हो, यू हैव टू वर्क हार्ड इन दिस। तो अब आप एक्सरसाइज के अपने सारे क्वेश्चन बना सकते हैं जिसमें वेजिडेस स्ट्रक्चर के अंदर अगर आरएस कॉन्फ़िगरेशन पूछा है तो जी हाँ बच्चों, ये था हमारा वेजिडेस के अंदर आरएस कॉन्फ़िगरेशन देखें। अब हम सीखने जा रहे हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर स्ट्रक्चर। किसी भी फिशर स्ट्रक्चर के अंदर आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे देखा जाता है, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर स्ट्रक्चर। फिशर स्ट्रक्चर में जब हम कुछ सॉल्व कर रहे हैं तो उसका तरीका क्या है बेटा, स्टेप है चेक कायरल कार्बन। सबसे पहले ये चेक कर लो कायरल कार्बन है कि नहीं है। सेकंड यूज सीआईपी रूल एंड सेलेक्ट प्रायोरिटी 1 2 3 4। जैसा पहले कर रहे थे वैसा यहाँ पे भी कर लेंगे, प्रायोरिटी दे देंगे। अब हमारे पास केस 1 आएगा। केस 1 क्या है, 4 नंबर ऑन वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन का मतलब हमारे पास दो तरह की लाइन है फीचर में, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो वर्टिकल लाइन मतलब इसकी बात कर रहा हूँ, वर्टिकल लाइन इफ 4 नंबर इज ऑन वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन पे कहीं भी हो जाए, या तो वर्टिकल लाइन के ऊपर हो या तो वर्टिकल लाइन के नीचे, उससे फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देन मूव 1 to 2 एंड 2 to 3, 1 से 2 पे जाएंगे 2 से 3 पे जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन का पता चल जाएगा। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। नंबरिंग करें जरा मैं इसको। क्लोरीन को मिलेगा 1, क्लोरीन को मिलेगा 2, कार्बन को मिलेगा 3 और हाइड्रोजन को मिलेगा 4। जी हाँ बच्चों, 4 नंबर ऑलरेडी वर्टिकल लाइन पे आ गया है। तो वर्टिकल लाइन पे आ गया तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन इजी हो गया। कैसे, 1 से जाओ 2, 2 से जाओ 3 और 1 से 2 2 से 3 के लिए कैसा है एस कॉन्फ़िगरेशन, एंटी क्लॉकवाइज। और एस बनाते टाइम आप ऐसे ही बनाते हैं, सबसे पहले एस करते। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ जिसमें हमने यहाँ पे नंबरिंग करें तो 1 ये 2 ये 3 और ये 4। अब की बार 4 नंबर वर्टिकल लाइन पे ही आया हुआ है लेकिन नीचे आया हुआ है, तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें ऊपर मिल जाए चाहे नीचे मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था इस लाइन का मतलब होता है ये लाइन बिलो द प्लेन होती है, ये प्लेन के क्या होती है पीछे, यानी डैश पोजीशन से होती है। ये लाइन भी और ये लाइन भी डैश, तो ये दोनों डैश हैं तो कहीं भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए हमने ये रूल बोला। चलिए अब नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कर दी हमने, घूम गए 1 से 2 2 से 3 मूव कर गए, आसानी से आ गया हमारा आंसर क्या, तो है ना आसान से बिल्कुल। हाँ, सीखना बिल्कुल इजी है। अगर आप थोड़ा सा सीखना चाहो तो मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट आसानी से सिखा सकता हूँ। चलिए तो आपने कॉन्फ़िगरेशन सीख लिया किसमें, फिशर में। अब बोलोगे सर केस 2 क्या बनेगा इसका, तो हम चलते हैं केस 2 की तरफ। अब मैं बात कर लेता हूँ अगले टाइप की बेटा। केस 2 बनेगा 4 नंबर इज नॉट ऑन वर्टिकल लाइन। इट मीन अगर 4 नंबर हॉरिजॉन्टल लाइन पे हो, इसमें क्या हो गया 4 नंबर हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या करेंगे, जब एक्सेल 4 नंबर विद एनी वर्टिकल ग्रुप, किसी भी वर्टिकल ग्रुप के साथ क्या करेंगे हम 4 नंबर वाले को चेंज कर देंगे एंड मूव 1 से 2 2 से 3। ठीक है, मैं समझाता हूँ, दो अलग अलग एग्जाम्पल लेकर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको बिल्कुल सावधान रहना है, बस ये कॉन्सेप्ट आपकी
दिमाग के ऊपर से न निकल जाए। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बिल्कुल सही से आंसर। चलिए मैं नंबरिंग कर देता हूँ। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4। आई होप आपको नंबरिंग आती है। नहीं आती है तो आप पिछले लेक्चर में जाइए और पिछले लेक्चर को चेक करिए, कहाँ पे मैंने नंबरिंग सिखाई है, CIP में कहाँ पे सिखाया। तो चलिए मैं मूव कर रहा हूँ। 4 नंबर हमारा वर्टिकल लाइन पे आ चुका है। तो वर्टिकल लाइन पे जब भी आता है बेटा तो रूल क्या है, मैंने क्या बोला, किसी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एक्सटेंड कर दो। चलो मान लो मैंने ऊपर वाले के साथ एक्सटेंड किया, तो जो रिमेनिंग 2 बचेंगे ना उनको भी एक्सचेंज करना पड़ेगा। रिमेनिंग कौन से 2 बचे, 0, इनको भी आपस में एक्सचेंज करना पड़ेगा। अब ध्यान ये लाइन से चले गए, 4 नंबर चला जाएगा ऊपर और 3 नंबर आ गया यहाँ पे, 2 नंबर डेफिनेटली चला गया इधर और 1 नंबर आ जाएगा यहाँ पे। और अगर हमने ऐसा कर दिया तो अब कॉन्फिगरेशन से करें 1 से कहा जाएगा 2 से जाने में 3, ये हमने कर दिया। और अगर ऐसे करें तो ये क्लॉकवाइज जा रहे हैं, क्लॉकवाइज मतलब आर बनाते इसकी पहले ऐसी लाइन करते हो ना ड्रॉ, इसका मतलब क्लॉकवाइज ड्रॉ करते, ठीक है। एक आर बनाते हैं तो पीछे लाइन ऐसे खींचते हो, इनका चाहिए क्लॉकवाइज है ना। तो चलिए ये कैसा होगा, क्लॉकवाइज हो गया। अब मैंने बोला बच्चों कि हम चाहे तो नीचे वाले के साथ भी एक्सचेंज कर देते हैं, 4 नंबर वाले को तो नीचे वाले के साथ भी एक्सचेंज करके दिखाता हूँ। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड नंबर हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ये है और वो हमारे पास COH है। नंबरिंग कर दो मैं, इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 3 है, इसका 4 है। अब मैं इसके साथ एक्सचेंज करके दिखा रहा था। वर्टिकल लाइन के साथ हाइड्रोजन एक्सचेंज कर दिया तो हाइड्रोजन वर्टिकल लाइन पे आ जाएगा। अगर इसको एक्सचेंज किया तो इन दोनों को भी आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा। ऐसा करके लाइन से आप कौन सा ग्रुप किया जाएगा, 4 वाला चला जाएगा यहाँ पे, 4 वाला मूव करके चला जाएगा और 1 वाला चला गया ऊपर और 3 वाला यहाँ। अब मूव करें 1 से 2 से 3 4 नंबर पे यूज करना है, ठीक है कैसा है। तो ये हो गया आपका मेथड नंबर 1 और ये हो गया आपका मेथड नंबर 2। आपको जो सही लगे उसके साथ एक्सचेंज करिए। 4 नंबर वाले को ध्यान रखना, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे आएगा तो किसी वर्टिकल या तो वर्टिकल अप के साथ एक्सचेंज करो और रिमेनिंग 2 को आपस में एक्सचेंज कर लो, या तो वर्टिकल डाउन के साथ एक्सचेंज करो और रिमेनिंग जो 2 बचे हैं उनको आपस में एक्सचेंज कर लो। बिल्कुल आसान सा रूल आपको समझ में आ चुका होगा और मैंने आपको बहुत आसानी से सिखा दिया है ना। यही चीजें बच्चों को बहुत टफ लगती हैं और बच्चे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा हूँ एज अ होमवर्क। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से देखें। तो मैंने आपके लिए 2 क्वेश्चन दिया है, इधर क्लोरीन लगाया, हाइड्रोजन लगा दिया, CHO लगा दिया, इधर Br लगाया हुआ है। एक क्वेश्चन में I, H, F और D लगाया हुआ है। ये दोनों क्वेश्चन बनाइए और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिए और अपनी एक्सरसाइज करना ना भूलें। चलिए आगे टाइम मिलेगा तो हम आपके लिए क्वेश्चंस की सीरीज बना करके नीचे हम प्लेलिस्ट में मतलब ऐड कर देंगे हम इसी में, ठीक है, टाइटल में ऐड कर देंगे आपके लिए। लेकिन अभी फिलहाल टाइम की कमी है तो आप क्वेश्चंस बनाते रहिए जो भी मिले आपको, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए भी और आपके लिए भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।